हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। सो एज यू नो कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझ रहे थे कि कौन कौन से ऐसे यूनिट हैं जो हमें कवर करने चाहिए। इसके अलावा हमने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यूपीएससी के हिसाब से उसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने स्टडी किया था, एनालाइज किया था और ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करी थी, जिसमें हमने 2013 से लेकर के 2023 के जो क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज किया था। और इस बेसिस पर मैंने कहा था कि मैं आपको एक लिस्ट दूंगी माइक्रो टॉपिक की जो कि आपको कवर करने चाहिए अगर आप इस साल या इससे नेक्स्ट ईयर जो है एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो ये माइक्रो टॉपिक की जो लिस्ट है ये आपके बहुत काम आने वाली है। डज नॉट मैटर आप कोई कोचिंग किसी और जगह से आप क्लासेस ले रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रही हैं, ये जो लिस्ट है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार करी गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखा गया है और इसके साथ ही हमने ये भी इंश्योर किया है कि ये जो सिलेबस है वो आपका जो यूपीएससी के हिसाब से रेलेवेंट हो उतना हम कवर कर पाएँ, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। अच्छा, ये मैं जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। उसमें हम जो हमारा सिलेबस है जो कि यूपीएससी ने मेंशन किया है उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में कैसे कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो आपको कवर करने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस बनते हैं। यूपीएससी तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट में जैसे एक लाइन में मेंशन कर दिया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के बारे में बात करो, बट एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है इसमें उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिस्ट जो है वो तैयार करी है, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं वो सिलेबस जो यूपीएससी ने मेंशन किया है। यूपीएससी ने इस यूनिट को नाम दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट और उसके अंदर मेंशन किया है फर्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। सेकंड टॉपिक उसने मेंशन किया है क्लासिकल थ्योरी। थर्ड है वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, इट्स क्रिटिक एंड पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट। फोर्थ है डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मैरी पार्कर फॉलेट। फिफ्थ है ह्यूमन रिलेशन स्कूल बाय एल्टन मायो एंड अदर्स, ये अदर्स पे भी ध्यान रखिएगा। फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड, साइमन के डिसीजन मेकिंग थ्योरी। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में रेंसिस लाइकर्ट, क्रिस आर्गरिस और डगलस मैकग्रेगर की उन्होंने बात करी है, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे थिंकर्स को कवर कर लिया है, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर का नाम आता है, क्लासिकल थ्योरी में फिर हेनरी फायोल भी आ जाते हैं, गुलिका नूरविक भी हैं, मुनियन रेले भी आ जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे थिंकर्स जैसे एल्टन मायो, उनके अलावा और कौन से ह्यूमन रिलेशन स्कूल में, उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी यूनिट, ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट यूनिट मानी जाती है पूरे सिलेबस में, और कितना छोटा सा मतलब 4 लाइनों के अंदर पूरा सिलेबस आपका सिमट जाता है। बट क्या एक्चुअल में ऐसा है? क्या इतना ही पढ़ करके आप एग्जाम क्लियर कर पाते हो? नहीं, आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये माइक्रो टॉपिक की लिस्ट है, ये हमारा सबसे यूनिक इनिशिएटिव है बिकॉज ये चीज़ आपको कोई भी कोचिंग्स, कोई भी क्लासेस, कहीं पर आप चले जाइए, कोई भी प्लेटफॉर्म जो है इतना डिटेल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लिस्ट नहीं बताता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ चार्ज किए यूट्यूब के ऊपर हम ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये इनिशिएटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस्पिरेंट्स की मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है जी। तो चलिए, सबसे पहला जो है टॉपिक आपका वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको क्या पढ़ना है समझिएगा, ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी में आपको पढ़ना क्या है? तो थ्योरी में आप क्या पढ़ते हो? थ्योरी में पढ़ते हो कि उस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था, कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहे थे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर ये थ्योरी आई थी। कोर प्रिंसिपल क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के? कोर प्रिंसिपल्स के अलावा प्रोमिनेंट थिंकर्स कौन कौन हैं? यहाँ पर आकर के हम थोड़ा सा अटक जाते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम सिर्फ और सिर्फ टेलर से जुड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। टेलर हैं, टेलर के एसोसिएट्स हैं, बाकी भी कई थिंकर्स हैं, प्रोमिनेंट थिंकर्स, जिनका नाम साइंटिफिक मैनेजमेंट से जुड़ता है। तो आपको एटलीस्ट उन थिंकर्स के बारे में पता होना चाहिए। देन साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मेजर क्रिटिसिज्म है वो क्या है, इसकी एप्लीकेशन एंड इसके रेलेवेंस के बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप देख सकते हो कि यूपीएससी ने तो सिर्फ इतना बता दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट, हमने क्या कहा कि इसमें आपको कम से कम 5 से लेके 6 टॉपिक जो हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, सब टॉपिक। देन कम्स टेलर। टेलर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा?
कोई भी थिंकर आप कवर करते हो तो थिंकर में आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि उसकी जो लाइफ है, वर्क है, मतलब बुक है, वो कौन कौन सी हैं। एंड देन कम टू द मेन आइडिया। मेन आइडिया हमेशा आप अपनी तरफ से भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये मत मान लेना कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, इसमें कुछ और ऐड किया ही नहीं जा सकता। नहीं, आपने पढ़ा, आपको कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा तो आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो, बट मेरी तरफ से मैंने ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। सो टेलर में सबसे पहला आता है टाइम एंड मोशन स्टडीज, शोल्डरिंग फिनोमिना, फिर आता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड टूल, फंक्शनल फॉर्मेनशिप का कॉन्सेप्ट उनका, मेंटल रेवोल्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। ध्यान रखिएगा, उनको आपने सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करना है, आपने उनका एनालिसिस भी पता करना है। एनालिसिस मतलब वो प्रिंसिपल हैं क्या, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू टेलर विच यू नीड टू कवर। एंड देन प्लीज रिमेंबर एप्लीकेशन इन मॉडर्न टाइम, क्योंकि ये जो है ये कंप्लीटली इंडस्ट्रीज के हिसाब से बनाई गई थी। इंडस्ट्रीज में भी वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई हैं उनसे रिलेटेड ये थ्योरी डेवलप करी गई थी। बट क्या ये आज भी रेलेवेंट है? रेलेवेंट प्लस क्या इसको गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई किया जा सकता है? तो इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन साइंटिफिक मैनेजमेंट उसमें टेलर की थ्योरी में ही हमें क्रिटिसिज्म को समझना पड़ेगा कि लेबर यूनियन के द्वारा क्या क्रिटिसाइज किया गया था और बिहेवियरल साइंटिस्ट ने किस तरीके से टेलर को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, देन वी हैव टू कंपेयर विद अदर थिंकर्स, जैसे हेनरी फायोल से तो स्पेसिफिकली हमें कंपेयर करना ही करना पड़ेगा। फिर उनका जो काम था, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट आए उसके बाद में इसका इम्पैक्ट क्या हुआ वर्क पे, इस पे इंडस्ट्रियल रिलेशन पे क्या क्या असर पड़ा और इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं। अगर हम आज इसको अप्लाई करते हैं या उस टाइम पे जो अप्लाई किया गया था, क्या क्या चैलेंजेस इसके सामने आए थे। राइट, यू रिमेंबर कि विद इन 20 ईयर्स ये बहुत फेमस हुई और उसके साथ ही इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। देयर वॉज वन क्वेश्चन कि टेलरिज्म जो है वो बहुत फेमस है, बहुत कंट्रोवर्शियल भी है और बहुत पॉपुलर भी है। तो जब आप पढ़ते हो ना, क्रिटिसिज्म पढ़ते हो, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए थे इसको इम्प्लीमेंट करने में, जब आप ये पढ़ते हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से कर सकते थे। ठीक है, देन कम्स द मॉडर्न एडेप्टेशन। मॉडर्न एडेप्टेशन में आप नियो टेलरिज्म के बारे में पढ़ोगे। खास करके ये टॉपिक आता है जब आप एनपीएम के बारे में बात करते हो, वहाँ पे नियो टेलरिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। देन केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेशन, कहाँ पर टेलरिज्म को अच्छे से अप्लाई किया गया था। जैसे ये है तो वैसे यूएसए का, यूएसए में साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट चला था, बट इसी को रशिया में भी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज यूएसएसआर, तो रशिया में भी इसको यूज किया गया था। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ऑब्वियसली देयर वर सम केस स्टडीज रिलेटेड टू सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ टेलरिज्म। इससे हाँ हार्डली चांस है कि डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बने, बट दीज काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यू एज वेल एज आपका कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पर आप इसका सिग्निफिकेंस, इसकी रेलेवेंस बताने के लिए इन केस स्टडीज का यूज कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी में आप क्या पढ़ोगे? क्लासिकल थ्योरी के मेन प्रिंसिपल क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रोमिनेंट थिंकर्स कौन कौन से जुड़े हुए हैं, इस थ्योरी की रेलेवेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्रिटिसाइज कैसे करें इस थ्योरी को, क्रिटिसिज्म, मेन क्रिटिसिज्म, एंड इस थ्योरी का इम्पैक्ट क्या रहा ऑन मॉडर्न मैनेजमेंट या मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। इसका इवोल्यूशन, मतलब जो ट्रेडिशनल क्लासिकल थ्योरी थी उसका इवोल्यूशन, उसके डिफरेंट एडेप्टेशन, जैसे न्यू क्लासिकल अप्रोच क्या चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। मूव टू द हेनरी फयोल। हेनरी फयोल में इनका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी से इनको जोड़ा जाता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेट है क्या, ये पता हो, इनकी लाइफ और इनकी बुक्स के बारे में पता हो। खास करके इनकी बुक्स जो है वो फ्रेंच में लिखी गई थी, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था और ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो उनकी कंट्रोवर्सी है वो पता हो। इनके आइडियाज़ का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज इनको कंटेम्प्रेरी माना जाता है टेलर के, तो इनके आइडियाज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो पता होना चाहिए। उनके मेन आइडियाज़ क्या क्या हैं, जैसे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 5 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम POCCC के नाम से जानते हैं। देन इनके व्यूज़ क्या हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल क्या है, स्केलर चेन क्या है, फिर ऑर्डर एंड इक्विटी की इंपॉर्टेंस क्या है अकॉर्डिंग टू फयोल। फिर इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इसका एम्प्लॉयज़ के मोरल पर क्या असर पड़ता है, इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है, और स्पिरिट नहीं है, एस्पिरिट दे कॉर्प्स, ठीक है, टीम स्पिरिट जो होती है वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन उनका सिग्निफिकेंस, उनके आइडियाज़ का, उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन। देन यू हैव टू कंपेयर विद अदर्स, टेलर से, बाकी क्लासिकल थिंकर से और वेबर से आप कंपेयर करोगे। और इनके क्रिटिसिज्म में ध्यान रखिएगा
क्रिटिक्स में स्पेशली आपको पीटर ड्रकर को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताता है कि पीटर ड्रकर को भी पढ़ो, बट मैं आपको कह रही हूँ जब आप हेनरी फायोल पढ़ रहे हो तो पीटर ड्रकर को भी डेफिनेटली पढ़ो। ये मेन क्रिटिक्स के तौर पे जाने जाते हैं मैनेजमेंट के। देन हेनरी फायोल की जो भी राइटिंग है उसका रेलेवेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या रहा और उसके डिफरेंट एडेप्टेशन क्या है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्लासिकल थिंकर्स, वो आते हैं गुलिक एंड उर्विक, लाइफ एंड वर्क्स। अच्छा, जब मैं कहती हूँ कि आप इनके की आइडियाज़ को पढ़ो तो मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ कि प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि कौन सी बात गुलिक ने बोली है और कौन सी उर्विक ने बोली है, और क्लासिकल थ्योरी के अलावा भी इनका डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा वो भी आप पढ़ें, ठीक है। जैसे उर्विक को आप आगे भी पढ़ते हो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, गुलिक का भी नाम आता है, डिफरेंट जर्नल्स के साथ भी इनका नाम जोड़ा जाता है, तो वो पता होना चाहिए आपको। इनकी लाइफ एंड वर्क, इनके की आइडियाज़ में पोस्ट कॉप, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, 4 टाइप पे उन्होंने बताया था ना, प्रोसेस, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस के नाम से आप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। और फिर इनके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं वो पता होने चाहिए। क्रिटिसाइज करो इनको, इनकी रेलेवेंस पता करो, इनका इम्पैक्ट पता करो और इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा टू द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी वो पता करो। नेक्स्ट कम्स आवर फेवरेट थिंकर मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, बहुत कुछ है मैक्स वेबर में पढ़ने को और बहुत डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो लाइफ एंड वर्क के बारे में पता हो, बिकॉज ही इज़ अ सोशोलॉजिस्ट, तो इनके काफ़ी सारी जो बुक्स हैं वो सोशोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं। हमें सिर्फ वही कवर करनी है जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है, और उनका ट्रांसलेटेड वर्जन प्लस किसने ट्रांसलेट किया वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं कह रही हूँ उनकी प्रोमिनेंट बुक 2 या 3 ही हैं जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड हैं, उनको किसने ट्रांसलेट किया, कब ट्रांसलेट किया गया और किसने ट्रांसलेट किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ अथॉरिटी में क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल एंड लीगल रैशनल, ये हम सब पढ़ते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट हम बहुत कम पढ़ते हैं। रूटीनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी को कैसे रूटीन में लाया जा सकता है, रूटीनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ये क्रिस्मेटिक अथॉरिटी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, बट ये भी आपको पता होना चाहिए। देन कम्स हिज ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, तो उसके फीचर्स और एलिमेंट क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन इस थ्योरी की और इसकी रेलिवेंस क्या है। ये कहा जाता है कि इवन आफ्टर सो मच क्रिटिसिज्म ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आज भी रेलेवेंट है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट्स अल्टरनेटिव। तो क्या चीज़ है, मैक्स वेबर ने भी इसको क्रिटिसाइज किया था, और मैक्स वेबर का जो आइडियल टाइप है वो क्या चीज़ है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा कि आइडियल टाइप जो है वेबर का वो क्या है। मेजर क्रिटिसिज्म एंड क्रिटिक्स, प्लीज़ रिमेंबर, ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको लिख दिया है, बट ये इतना छोटा टॉपिक है नहीं। क्रिटिक्स में बहुत सारे क्रिटिक्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्रिटिक्स आते हैं। ज़्यादातर क्रिटिक्स जो हैं वो सोशोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं, बट हमें वो क्रिटिक्स समझने पड़ेंगे जो उनकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक विच आई हैव एडिड, और ये आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता है, ये बहुत ही मेहनत से मैंने तैयार किया था, डिफरेंट बुक से, डिफरेंट जो आपका, जब मैंने PYQ एनालाइज किए तो ये मुझे मिले ये टॉपिक, तो कहाँ से रिलेट करना है जब इन क्वेश्चंस को जब आप देखते हो तो आपके सामने ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इसीलिए मैंने इनको ब्यूरोक्रेसी के साथ ही एसोसिएट कर दिया। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि इनसे क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पर बन रहे हैं, कोई कवर नहीं कराता, खुद से कवर करना पड़ता है, बट इस पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड कुछ ऐसे इल्स हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो ब्यूरोक्रेसी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आप क्रिटिसिज्म में पढ़ोगे। इसमें से कुछ फेमस फ्रेजेस या टर्म्स हैं, इनके साथ रिलेटेड थिंकर्स भी आप पढ़िएगा, ये फ्रेज किसने दी वो भी आप पढ़िएगा। जैसे एक आता है ब्यूरोपैथोलॉजी, ठीक है, ब्यूरोपैथोलॉजी। दूसरा आता है ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज्म। तीसरा आता है ब्यूरोक्रेसी एंड इनएफिशिएंसी। फोर्थ आता है ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन एंड आता है एलिटिज्म इन ब्यूरोक्रेसी। ये 5 बहुत ही प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड इल्स, और ये कॉन्सेप्ट आप कहाँ पर पढ़ोगे, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे जब मैं कहती हूँ कि आप इनके मेजर क्रिटिक्स को आप पढ़ोगे तो वहाँ पर इन सब का जिक्र जो है वो आता है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो बुक है जिसको आप मेनली रेफर करते हो प्रसादन प्रसाद, उसके अंदर क्रिटिक्स को बहुत डिटेल में कवर नहीं किया गया, और ऐसे कॉन्सेप्ट को तो न के बराबर कवर किया गया है, ठीक है। जैसे ब्यूरोपैथोलॉजी आपका विक्टर थॉमसन के साथ जुड़ा हुआ है ना, आपका ब्यूरोक्रेसी एंड इनएफिशिएंसी द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना क्रॉजियर के साथ है। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो ब्यूरोक्रेटिक क्रिटिक्स में हम काउंट करते हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को कई और कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट किया जाता है, फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये 2 तो हैं आपके उसमें मेंशन है, आई थिंक ये आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी है,
प्लस ये जो आप पेपर 2 पढ़ोगे वहाँ पर भी दोनों कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। इसमें मैंने कुछ और भी ऐड किए हैं, ब्यूरोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड एफिशिएंसी और ब्यूरोक्रेसी एंड डिसीजन मेकिंग। इनके बारे में भी आप पता ज़रूर करें, इससे आपके आंसर्स बहुत एनरिच हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ मैक्स वेबर एंड रिलेटेड टॉपिक। नेक्स्ट कम्स द मैरी पार्कर फॉलेट। तो इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है कवर करने को, उनकी लाइफ के बारे में कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट, जैसे डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का उन्होंने क्या बताया था, ऑर्डर को लेकर के उन्होंने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन, पावर एंड अथॉरिटी, देन ग्रुप डायनामिक्स क्या चीज़ है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग किसको कहते हैं, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट क्या है। और ध्यान रखिएगा ग्रुप डायनामिक्स से एक बहुत ही फेमस पर्सन जुड़े हुए हैं, कर्ट लेविन। ठीक है, ये ग्रुप डायनामिक्स से ही जुड़े हुए हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को लेकर के फॉलेट के क्या व्यूज थे। यू हैव टू कंपेयर फॉलेट विद अदर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट थ्योरी, मतलब क्लासिकल थ्योरी से आपको इनको कंपेयर करना पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि जो फॉलेट हैं वो अपने टाइम से बहुत आगे थी, और दूसरा हम कहते हैं कि फॉलेट जो है वो क्लासिकल और जो बिहेवियरल अप्रोच है उसके बीच में ब्रिज है। तो वो तभी समझ में आएगा जब आप कंपेयर करोगे। इसकी एप्लीकेशन मतलब कहाँ पर हम फॉलेट के आइडियाज़ को अप्लाई कर सकते हैं, खास करके इनके कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के आइडियाज़ को, और उसका रेलेवेंस क्या है। देन क्रिटिसिज्म, सिग्निफिकेंस, लेगेसी एंड इम्पैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। तो थ्योरी को आपको सेपरेटली कवर करना है और थिंकर को आपको सेपरेटली कवर करना है। व्हाट वी डू इज दैट वी जस्ट सिंपली कवर थिंकर, और हम थ्योरी को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं नहीं, करते हैं नॉर्मली। हम प्रसाद जब पढ़ते तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि वहाँ पे थिंकर्स का पोर्शन दिया हुआ है, थ्योरी का नहीं। थ्योरी वाला पोर्शन आपको खुद से कवर करना पड़ेगा, या आप डिफरेंट मटेरियल जो है वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इग्नू का मटेरियल रेफर करें, वहाँ से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा, नोट्स वगैरह आपके तैयार हो जाएंगे। तो ह्यूमन रिलेशन में आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझिए और की आइडियाज़ जो हैं इस थ्योरी के, जैसे सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप्स का रोल क्या है, वर्कर्स मोटिवेशन सेटिस्फेक्शन पे बात करी गई है, लीडरशिप स्टाइल और कम्युनिकेशन क्या है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन प्रोमिनेंट थिंकर्स कौन कौन जुड़े हुए हैं इनके साथ, फिर क्लासिकल थ्योरी को कैसे क्रिटिसाइज किया इन्होंने और इनका खुद का क्रिटिसिज्म क्या है, रेलिवेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हाउ दिस थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो ये तो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। अब आपको एल्टन मायो पे समझना पड़ेगा, एल्टन मायो पे जम करना पड़ेगा। सो एल्टन मायो की लाइफ और उनकी बुक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट हॉथॉर्न स्टडी। हॉथॉर्न स्टडी में आप क्या पढ़ेंगे, किस तरीके का एक्सपेरिमेंट था, ये मैथडोलॉजी क्या आप यूज़ करी गई है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब आपको एग्जैक्टली सीरीज ध्यान हो, ठीक है, पहले कौन सी थी और लास्ट में कौन सी आई, की फाइंडिंग्स क्या रही इस एक्सपेरिमेंट की सीरीज की, और उसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन क्या है। एल्टन मायो के खुद के कॉन्सेप्ट, जैसे मोटिवेशन को लेकर के, जॉब सेटिस्फेक्शन को लेकर के, लीडरशिप और सुपरविजन का क्या रोल है, उससे रिलेटेड भी की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देन ओवरऑल उनका क्रिटिसिज्म, यू हैव टू कंपेयर हिम विद अदर मैनेजमेंट थ्योरीज, फिर उनकी लेगेसी और एप्लीकेशन एंड उनकी जो भी है बुक वो क्या उनके रेलेवेंस है, और इनके आप अदर थिंकर्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे रोथल्स बर्जर के बारे में बात करेंगे एंड कर्ट लेविन विच आई टोल्ड यू अर्लियर, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। देन कम्स आवर फेवरेट थिंकर चेस्टर बर्नार्ड, अगेन नॉट ओनली आवर फेवरेट बट यूपीएससी भी इनसे हर साल क्वेश्चन पूछती है। तो चेस्टर बर्नार्ड के ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसे थिंकर है जिनकी बुक को सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, नॉर्मली और किसी थिंकर की बुक को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, इनकी बुक से ही इनका नाम है और नाम से ही इनका मतलब उनकी बुक इतनी प्रोमिनेंट हुई थी दैट इट चेंज्ड द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनकी ये जो किताब है फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें क्या लिखा गया है, इसकी सिग्निफिकेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन, लेगेसी एंड इम्पैक्ट के बारे में यू हैव टू स्टडी। देन कम्स चेस्टर बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड की लाइफ एंड उनके काम के बारे में, फिर उनकी जो अप्रोचेस थी, बिहेवियरल एंड सिस्टम अप्रोच। प्लीज रिमेंबर यू हैव टू रीड दीज अप्रोचेस इन डिटेल, बिहेवियरल अप्रोच को और सिस्टम अप्रोच को। सिस्टम अप्रोच हम फिर से कवर करेंगे व्हेन वी विल कवर द ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक। फिर उनके मेन आइडियाज़ में उनका ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जोन ऑफ इंडिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, देन सॉरी एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी नहीं, जोन ऑफ इंडिफरेंस आता है,
कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम, डिसीजन मॉडल। एक्सेप्टेंस थ्योरी को इस तरीके से समझिएगा, इन्होंने कहा था कि अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये ना दो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टर्म्स है। जोन ऑफ इंडिफरेंस बर्नार्ड से है और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस ये साइमन का है, ठीक है जी, ये जो है वो साइमन का है। सेकेंड चीज़ ये कि इनकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा साइमन इन्फ्लुएंस हुए थे, तो उनके बीच में भी कॉपरेशन और उनके आइडियाज़ के बीच में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, यू नीड टू नो दैट। वही फिर चेस्टर बर्नार्ड का क्रिटिसिज्म, रेलेवेंस, लीगेसी एंड कंट्रीब्यूशन, एंड यू हैव टू कंपेयर विद अदर्स। खास करके जो साइमन है उनके साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन साइमन के साथ करें आप, ह्यूमन रिलेशन की थ्योरी जो है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरी के साथ, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट कम्स आर नोबेल प्राइज विनर एंड हर्बर्ट साइमन में हमें डिसीजन मेकिंग थ्योरी के अलावा भी कुछ पढ़ना पड़ता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट था उनके हिसाब से, फिर टाइप्स ऑफ डिसीजन, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन, फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उनका जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे बाउंडेड रैशनैलिटी है, सेटिस्फाइसिंग मॉडल है, नीड टू नो, एंड फैक्ट एंड वैल्यू जो है डिफरेंस उन्होंने बताया था। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं फैक्ट एंड वैल्यू ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग, तो वो उन्होंने कवर करवाया। फिर आता है क्रिटिसिज्म बाय हर्बर्ट साइमन, क्रिटिसिज्म ऑफ हर्बर्ट साइमन। ये वो क्रिटिसिज्म जो हर्बर्ट साइमन ने किया था क्लासिकल थ्योरी का, जिसमें वो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो महज क्या है, प्रोवर्ब्स हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड क्रिटिसिज्म ऑफ हर्बर्ट साइमन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों इनकी थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा आज भी अप्लाई, मतलब बहुत परफेक्ट थ्योरी इनकी भी नहीं है, तो उनके जो प्रोमिनेंट क्रिटिसिज्म है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगेन रेलेवेंस, लेगेसी, इम्पैक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर आता है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं क्रिस आर्गरिस और रेंसिस लाइकेट की राइटिंग्स पे, बट हम भूल जाते हैं कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अपने आप में क्या कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड थिंकर्स क्या हैं, यू नीड टू कवर दैट। क्रिस आर्गरिस में उनकी लाइफ और उनकी बुक्स के बारे में, फिर उनके इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट, उनके बारे में, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड मैनेजमेंट गोल्स, मैच्योरिटी थ्योरी, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस, फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड टी ग्रुप ट्रेनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन क्रिटिसिज्म, रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस। फिर आता है रेंसिस लाइकेट, उनमें उनकी लाइफ एंड वर्क्स के बारे में, की कॉन्सेप्ट में स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्लीज ध्यान रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट पर ही आपसे पूछे जाते हैं, बट इसके अलावा लाइकेट स्केल उन्होंने डेवलप किया था। देन ही टोल्ड अस कि दो तरीके के जो सुपरवाइजर होते हैं, एक होता है जॉब सेंटर्ड और दूसरा होता है एम्प्लॉय सेंटर्ड, तो उसमें क्या डिफरेंस है वो आपने समझना पड़ेगा। और एक उन्होंने बताया था लिंकिंग पिन मॉडल विच वी नीड टू स्टडी। फिर लाइकेट के क्रिटिसिज्म, रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ये तो थिंकर है जो यूपीएससी भी मेंशन करती है और उसको हमने थोड़ा डिटेल में बताया है, बट वी रिकमेंड दैट यू शुड ऑल्सो स्टडी पीटर ड्रकर, एल.डी. वाइट, ड्वाइट पाल्डो एंड कार्ल मार्क्स। इनके बारे में भी वी वांट दैट यू शुड स्टडी। प्लस कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिनको आप वेबर के क्रिटिक्स के तौर पे आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देना कि कौन कौन से क्रिटिक्स को हमें पढ़ना है, राइट। ये लिस्ट जो है वो हमने तैयार करी है बहुत ही डिटेल में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में, बट अगर आप चाहते हो कि हाँ इसमें थोड़े बहुत और एडिशन किए जाते हैं, दैट इज़ टोटली आपकी ड्यूटी है, ठीक है। बट अगर आप इतना भी कवर कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। आप देख सकते हो यूपीएससी ने तो 4 लाइनों में लिख दिया और हम इसको 4 पेजेस में, 4 के भी 5 पेजेस में हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ये हमारा एफर्ट है आप लोगों के लिए, जो लोग भी 2024, 2025 या 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत यूजफुल होने वाली है, राइट। इसके अलावा मैं आपको कहूँगी कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस आपको अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे कोर्स में एनरोल करना है तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करें, 9896859767 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। एंड आप हमारी जो डिफरेंट वीडियोस आती हैं रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अभी हम PYQ सीरीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, मतलब PYQ सीरीज़ हम लेकर के आए जिसमें हम पिछले 11 सालों के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, तो वो भी आपके बहुत काम आने वाली है। और वो भी ये जो माइक्रो टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ ना, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो इम्पोर्टेंस जिन्होंने PYQ वाली सीरीज़ देखी है उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा भी? हम आपके लिए बहुत रेलेवेंट काम वाली, वो जो बिल्कुल रेलेवेंट होती है ना, वो हम आपके लिए लेकर के आते हैं, वो वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि एटलीस्ट आप कमेंट ज़रूर करें आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, क्योंकि उससे ही पता चलता है काम के लायक है
या नहीं है, आपके इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और क्या नहीं, राइट। तो चलिए जल्दी मिलते हैं यूनिट 3 के साथ, उनके माइक्रो टॉपिक और जो फर्दर PYQs हैं उनके साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय बाय।